क्लास आपको इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो वहाँ आते हैं पेपर में। इसके बाद जो अगला लेसन है वो है तरंग गति तथा ध्वनि, ठीक है। फिजिक्स में ये लेसन काफी इम्पोर्टेंट है, एक नंबर यहाँ से बनता है, ठीक है। तो चले फिर आगे है ना, तो तरंग गति और ध्वनि में चलते हैं। एक नंबर यहाँ से बनता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं तरंग क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है किसी को आइडिया? अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी हो, भूकंप पढ़ रखा है, भूकंप किनके माध्यम से आता है? इन तरंगों के माध्यम से आता है ना। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है, याद रखिएगा। मैं लिखा था विक्षोभ, जो बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, बिना रुकावट के आगे मूवमेंट करता है। अब देखिएगा बिना रुकावट के आगे बढ़ेगा तरंग, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भूकंप आता है, तीन तरंगें वहां पे आती है, एसपी एक होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है एस जिसे बोलते हो सेकेंडरी, एक होती है पीएस और एल, ये होती है सेकेंडरी, ठीक है। ये भी तरंगें होती है। अब तरंगों के माध्यम से भी भूकंप आता है, जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है तरंग वाला वो किसमें बताइएगा? फिजिक्स में, ठीक है। अब तरंगों के देखिएगा दो प्रकार होते हैं, एक तो विद्युत चुंबक होता है, एक विद्युत चुंबकीय होता है, यांत्रिक होता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक होता है यांत्रिक। दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सी यांत्रिक तरंग है और कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ठीक है। तरंगों का समझ में नहीं आया, फिर से एक बार और समझो। जैसे सपोज करो करंट लगना, करंट लगता है, कैसे लगता है करंट बताइएगा? सर लगा ही नहीं कभी लगा ऐसा करंट? कभी हल्का फुल्का महसूस किया होगा? एकदम से कितनी तरंगें आती है उसमें? जितनी ज्यादा तरंगें आएगी आपकी बॉडी में, उतनी जल्दी आपकी बॉडी जो है डिस्पोज हो जाएगी। डिस्पोज का मतलब समझ रहे हो? जितनी ज्यादा तरंगें आएगी, कम तरंगें आएगी तो आप पे असर नहीं होगा। एक सेकंड में देखिएगा जो आपका करंट लगना आप समझते हो, तो उसमें क्या होता है, एक सेकंड में वो डिपेंड करता है कि कितने हर्ट्ज आपने सुना होगा, वो डिपेंड करता है कि कितने वोल्ट का करंट था, किस लेवल पे था, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज होगा, ज्यादा लेवल का होगा, जैसे आपने सुना होगा 440 वोल्ट खतरा, सुना है, लिखा रहता है बॉक्स में। अब 440 वोल्ट का खतरा और 11,000 वोल्ट का खतरा दोनों में डिफरेंट तो होगा। 11,000 वाला एक सेकंड में ही आपके बॉडी में इतनी तरंगें डाल देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। वही 440 वाला उसके अकॉर्डिंग कम डालेगा, 100 वाला कम डालेगा, 200 वाला कम डालेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा हम विद्युत चुंबकीय तरंगों पे चलते हैं और यांत्रिक तरंगों में इसके प्रकार है तरंगें, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा होता है कौन सा? यांत्रिक तरंग। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, बहुत आसानी से समझिए, ठीक है।
विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? वो तरंगे जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। भैया किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, न ठोस न द्रव न गैस। समझ में आया? तो पहला पॉइंट विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम, यहाँ पे माध्यम क्या हो सकता है? अगर ठोस में लो तो भाई जैसे चुंबक, कैसे ले लो, लोहा ले लो ठोस में, और पानी ले लो, ठीक है, पानी ले लो किसमें? द्रव्य में। हवा ले लो किसमें? गैस में। तो ठोस द्रव गैस की आवश्यकता इसको नहीं होती है। किसको? फिर से एक बार बता रहा हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल यहीं से पूछा जाता है, याद रखेगा भाई, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। एक होता वैक्यूम, जिसने आपने सुना होगा निर्वात, अंतरिक्ष वाली स्थिति याद है ना? अंतरिक्ष वाली स्थिति जो होती है वो निर्वात की स्थिति होती है, वहां पे कुछ नहीं होता है। अंतरिक्ष में क्या है? कुछ भी थोड़ी है। अंतरिक्ष में ना हवा है, ना गैस है, ना मतलब ठोस द्रव्य गैस कुछ भी नहीं है वहां पे, ये मान के चलेगा। वो निर्वात की स्थिति है, कुछ भी नहीं है। तो भाई जिस तरंग को चलने के लिए किसी भी समझदार माध्यम की जरूरत नहीं है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कनेक्ट करवा रहा हूँ अंतरिक्ष से, तो अंतरिक्ष में क्या निर्वात होता है? निर्वात की स्थिति होती है। तो क्या निर्वात में चल पाएगा? अरे बिल्कुल चलेगा यार। निर्वात में ठोस द्रव्य गैस तीनों चीजें नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया ना? जैसे अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष है, यहाँ पे निर्वात की स्थिति है, वैक्यूम जिसे बोलते हो, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। तो ठोस द्रव गैसों के माध्यम से तो चलती है यांत्रिक तरंगें, उसको माध्यम की जरूरत होती है। समझ में आया ना? चुंबकीय तरंगों को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो डेफिनेटली जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो कहीं पे भी क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती है। समझ में आया ना? तो इवन याद रखेगा कि निर्वात में भी जो है क्या करेगी? चलेगी। निर्वात में भी ये चलती है, इसे बोलते हैं वैक्यूम। निर्वात में भी चलती है। और निर्वात की स्थिति समझ लेना कि जहां पे ठोस द्रव्य और गैस की स्थिति बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें देखिएगा एग्जांपल पूछता है कौन कौन सी तरंगें हैं। पहला प्रकाश, मैं सारे यहीं से बता रहा हूं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेडियो तरंगें, तीसरा पराबैंगनी, यहां पे लिख देता हूं पराबैंगनी तरंगें। इनसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तरंग निर्वात में भी जो है क्या करती है? चलती है। तीनों में से कोई भी एग्जांपल हो तो दे दीजिएगा कि तीनों में से कोई भी निर्वात में क्या होती है? चल सकती है। रीजन पूछेगा क्यों चल सकती है, आप बोलोगे ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। समझ में? इसीलिए क्या करती है बताइएगा, इसीलिए ये जो होती है बताइएगा निर्वात में भी चल सकती है। समझ में? तो यही देखिएगा यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन। तो प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और पराबैंगनी तरंगे वो तरंगे होती है जिन्हें चलाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इनडायरेक्टली में कहूँ, ठीक है। और ये वो होती है जो निर्वात पे भी चल सकती है, इनकी अंतरिक्ष पे भी चल सकती है। तभी तो अंतरिक्ष से ऊपर से आपके यहाँ क्या आता है? प्रकाश आता है धरती पे। अगर बाई सपोज निर्वात पे प्रकाश तरंगे नहीं चलती तो शायद धरती पे जो है प्रकाश की रोशनी आ ही नहीं पाती, क्योंकि उनके चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही चीजें? यही रीजन है कि पृथ्वी तक क्या है आपका प्रकाश पहुंच पाता है। दूसरा रेडियो तरंगों को भी पहुंचा सकते हो। तीसरा पराबैंगनी। अब पराबैंगनी तरंगे तो आपने पढ़ के आप थक चुके होंगे, जो आपका समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक परत होती है जो जिसे आप ओजोन लेयर कहते हो। ओजोन लेयर जो होती है इसी पराबैंगनी तरंगों को क्या करती है? धरती पे आने से रोकती है। अगर जिस दिन ओजोन परत नहीं होगी, पराबैंगनी तरंगे धरती पे आ गई तो उस दिन क्या होगा? स्किन कैंसर होगा बहुत बड़ी मात्रा में। समझ में आया? तो इसलिए जो है पराबैंगनी तरंगे, ये भी याद रखिएगा, ये काम करती है, ये भी निर्वात पे जो है मूवमेंट करती है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब चलते हैं यांत्रिक तरंगों पे। तो
विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो डेफिनेटली यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। इनको देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन है कि सर माध्यम क्या है? मैंने बताया ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। तो इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम होता है ठोस, द्रव्य और गैस। अब तीनों में ही देखिएगा क्वेश्चन जो फिजिक्स में पूछता है डायरेक्टली, तो कैसे पूछता है यहीं पे समझ जाना, कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं। देखिएगा इन यांत्रिक तरंगों के तीन माध्यम हैं, इनमें से भी जो ठोस माध्यम है, अभी आगे चलते रहोगे, आवृत्ति क्या है, आयाम क्या है, सब समझ जाओगे, ठीक है। तारत्वता क्या होती है, आपकी आवाज मोटी और पतली क्यों है, सारा चीज यही छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ठोस, द्रव्य, गैस क्या है देखिए। ठोस के कण बहुत नजदीक होते हैं, आई बात समझ में। ठोस के कण बहुत नजदीक होते हैं, तो ठोस के कण जो होते हैं बहुत ही पास में होते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। द्रव्य के जो कण होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, मतलब ये मान के चलो। और जो गैस के कण होते हैं वो अत्यधिक दूर होते हैं, ऐसे होते हैं, इतने होते हैं। इसमें तो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 5 आपको दिख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है, मैंने एक मैप बनाया है, मैप के माध्यम से आपको बताया है कि सबसे नजदीक कण किसमें दिख रहा है आपको, ठोस के। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसके चल रहे, द्रव्य के। उसके बाद तीसरे नंबर पे गैस। अब याद रखिएगा, यांत्रिक तरंगों में मुख्यतः, हालांकि ये 2 भागों में बढ़ती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में बढ़ती है, लेकिन इसमें मुख्यतः आपकी ध्वनि तरंगें आ जाती है, समझ में। जो ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में बढ़ती है, फिर अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ में 2 में बढ़ती है। क्वेश्चन आता भी है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जो तरंगे है वो किसका पार्ट है, तो यांत्रिक तरंगों का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें भी जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, याद रखिएगा, इसमें आती है ध्वनि, इसमें आती है क्या, ध्वनि, साउंड, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें आती है ध्वनि। अब समझिएगा, अब मैं आपको यहीं से सारी चीजें समझाता हूं। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती थी, समझ में आना। अब क्वेश्चन देखिएगा, यांत्रिक तरंगों के 2 पार्ट थे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगों का पार्ट है क्या, ध्वनि। यानी मुख्यतः अगर आप देखो तो ध्वनि भी एक प्रकार से यांत्रिक तरंग का ही पार्ट है, समझ में आना। यांत्रिक तरंग के जो 2 प्रकार है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, उसमें से भी किसका है, अनुदैर्ध्य तरंगों का हिस्सा है ध्वनि। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा, वही मैं बता रहा हूं। प्रकाश और ध्वनि से जो क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश जो है वो वैक्यूम में भी क्या कर रहा है, चल रहा है। क्या ध्वनि तरंगें वैक्यूम पे चलेंगी, नहीं चलेंगी। अरे यार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि निर्वात में ना, निर्वात वो स्थिति है जहां पे ठोस, द्रव्य, गैस कुछ भी नहीं होता, समझ में आना। निर्वात वो स्थिति है, वैक्यूम वो स्थिति है जहां पे ठोस, द्रव्य, गैस कुछ भी नहीं है। तो अब बताइएगा, ठोस, द्रव्य, गैस, तो ठोस, द्रव्य, गैस जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, जबकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। तो वैक्यूम वो स्थिति है जहां पे माध्यम नहीं है। तो भाई ध्वनि तरंगे क्या वैक्यूम में चलेंगी, क्या नहीं चलेंगी, डेफिनेटली। तो यही क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है निर्वात पे, जो याद रखिएगा, निर्वात पे भी चलेगी। प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, 2 कुछ और होंगे। तो आंसर क्या होगा, प्रकाश तरंग, क्योंकि वैक्यूम पे वो चल रही है। क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि तरंग क्या वैक्यूम पे चलती है, तो नहीं चलती। आई बात समझ में, वैक्यूम पे नहीं चलती है, याद रखिएगा। अब यहां पे भी देखिएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, फिर भी एक मैं समझा रहा हूं। ध्वनि तरंगों का क्या है, जिसके कण जितने नजदीक होंगे उतनी ज्यादा जो ध्वनि गति करेगी और उतने ज्यादा तक आगे तक पहुंचेगी, जितने ज्यादा कण होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूं, अगर मैं ठोस, द्रव्य, गैस तीनों ही चीज में बोलूं, तीनों ही चीज में ध्वनि की गति और ध्वनि की तीव्रता ज्यादा किसमें होगी, बताइएगा, ठोस। और तीनों ऑप्शन दे, निम्नलिखित में से किस एक में, ऐसे भी क्वेश्चन देता है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की गति शून्य होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी आपका गैस, और ऑप्शन डी निर्वात। सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि की स्थिति किस पे शून्य होगी, तो किस पे होगी, निर्वात पे। समझ में आना, निर्वात पे होगी। अब चलेगा, हमने 3 ही ऑप्शन दिए, सपोज करेगा 3 ही ऑप्शन दे, डी नहीं दिया, तो इन तीनों में जो ध्वनि की स्थिति कमजोर है वो किस पे है, गैस पे।
गैस पे ध्वनि की स्थिति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। रीजन आपसे पूछेगा रीजन क्या होता है, तो आप सीधा आंसर दोगे कि ठोस के अकॉर्डिंग और द्रव्य के अकॉर्डिंग जो गैस के कण होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि की गति और उसकी चाल जो हो जाती है उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आ रहा ना समझ में? ठीक है, तो याद रखिएगा यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन वाला है फिजिक्स का, जो इंपॉर्टेंट लेसन है वही पढ़ा रहा हूं मैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा हम चलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, इतना समझ आया ना? तो विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग तो क्लियर हो गई है ना। अब यांत्रिक तरंग के पार्ट में चलते हैं, जो दो पार्ट है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं। पहला चलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अब यहाँ पे सीधे आपके साउंड की बात आ रही है कि साउंड कैसे चलता है और किस लेवल पे चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें क्या होता है, जो तरंग के संचरण की दिशा होती है, तरंग के संचरण की दिशा होती है। अब यहाँ पे शब्दावली समझ में नहीं आ रही सर, संचरण क्या है ना? जो इस संचरण की दिशा होती है और इसके कंपन की जो दिशा होती है, इसके कंपन की जो दिशा होती है, दोनों एक ही होती है। संचरण और कंपन की दिशा एक ही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बताइएगा, अनुदैर्ध्य। जहां पे संचरण और कंपन दोनों एक ही दिशा होती है उसे बोला जाता है बताइएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बहुत आसानी से समझाता हूं। सपोज करेगा ये कोई ध्वनि को बजाने वाला कुछ ऐसा साउंड था, इससे निकली ध्वनि, साउंड निकला आपका। अब भाई साउंड निकला है, अब निकल गया निर्वात पे, तो चलेगा नहीं चलेगा, समझने की कोशिश करेगा। इसको आप कण चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंपन है और इन्हीं संचरण को आप कह सकते हो, इन्हीं संचरण को क्या कह सकते हो, जो है कण कह सकते हो। अब इसके नियर बाय में, इसके नियर बाय में जो थे कण थे, जो संचरण जिसे आप बोलते हो कण थे। ठीक है, ये थे। एक स्थिति में क्या था, दोनों स्थिति करते हैं। एक दूसरी स्थिति निकली जो बिल्कुल ब्लैंक था और निर्वात वाली स्थिति थी, निर्वात वाली स्थिति थी। तो हमने देखा दोनों स्थिति में, ऊपर ठोस वाली, ठोस द्रव्य गैस कुछ वाली स्थिति भी ले लो, ठोस वाली थी, और नीचे थी निर्वात वाली। अब यहाँ पे निर्वात वाली स्थिति में देखिएगा ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों का ही तो पार्ट है, और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले में देख रहे हो कोई माध्यम है ही नहीं, समझना ना? तो डेफिनेटली यहाँ पे ध्वनि तरंगे जो है नहीं चलेंगे, क्योंकि माध्यम चाहिए उनको। ठीक है, दूसरा देखिएगा ऊपर उसको माध्यम मिला, चले तो भाई माध्यम मिला, माध्यम कौन सा मिला, जो ठोस के कण थे, तो इनके माध्यम से ये जो माध्यम कण मिले इन्हें संचरण कहते हैं, और जो आई आवाज उसे कंपन कहते हैं। तो ये दोनों एक ही दिशा में चलती है, ऐसे एक ही दिशा में चली, दोनों इसको लेके एक ही दिशा में चली। इसीलिए तरंगों के संचरण के साथ कंपन करते हुए एक ही दिशा में चलती है। कौन सी बताइएगा, ध्वनि तरंगे, यही रीजन होता है। जहां जहां कण चलेंगे वहां वहां कंपन होगा, जहां जहां कंपन होगा वहां वहां कण चलेंगे। ध्वनि तरंगों का ये होता है। आई बात समझ में? इसमें कण और ध्वनि के जो साउंड कंपन निकलती है वो एक दूसरे से ही मिले रहते हैं, जहां की ओर दोनों चलेंगे वहां की ओर चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड कंपन जाए और एक साइड संचरण यानी कि कण जाए, ऐसा नहीं हो सकता ध्वनि तरंगों में। दोनों अगर अलग अलग हो जाएंगी तो ऐसे में आपको साउंड भी सुनाई नहीं देगा। समझ में आ रहा ना? तो भाई अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इसमें देखिएगा दो तीन माध्यम है, एक तो ये दीवार ठोस का माध्यम है, दूसरा गैस भी तो होगी कुछ इसमें। ऐसा तो ये वायुमंडल है भाई, क्षोभ मंडल में हो, क्षोभ मंडल में ही तो वायुमंडल पाया जाता है। देखिएगा वायुमंडल जो है आपका, गैसें जो है पृथ्वी पे वो क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। ऊपर समताप मंडल में कोई है नहीं है। अगर समताप मंडल में अगर गैसें या वायुमंडल पाया जाता तो शायद वहां पे वायुयान या आपके जो हवाई जहाज है उनको चलाना संभव नहीं हो पाता। तो वहां का जो मौसम है इक्वल रहता है, इसीलिए एरोप्लेन या हवाई जहाज चलता है। अगर भाई बाई सपोज करो हवाई जहाज एरोप्लेन चल गया और बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया,
इसीलिए वो जो चलते हैं एरोप्लेन, वो कौन से मंडल पे चलते हैं? समताप मंडल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया है ना? तो इतना समझ में आया। अब देखिएगा जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अब देखिएगा जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इनमें संचरण और कंपन की दिशा लंबवत होती है। इसमें कंपन और संचरण की दिशा लंबवत होती है। अब देखिएगा कैसे लंबवत होती है। ये ध्वनियां चली जैसे ये, ठीक है, यहां पे चलेगा संचरण ऐसे, संचरण ऐसे चलेगा, तो इस पे कंपन कैसे होगी? ऐसे। तो लंबवत ही तो चला गया, कंपन है ना, इसे बोलते हैं लंबवत चलना। जैसे ये है संचरण। अब अगर ध्वनि तरंगे होती तो कण भी होते तो इसी लाइन पे जाती, सीधे आकर सीधे जाती, समझ में आना? चूंकि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं तो ये लंबवत चलती है। अब ये कैसे चलेंगी? ये आपका सपोज करो संचरण है, तो अब कंपन कैसे चलेगी? इस पे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इसे बोलते हैं लंबवत। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो क्या चलती है? लंबवत चलती है, यानी कि उसमें संचरण और कंपन जो होती है लंबवत होती है। कैसे? ऐसे होते, देख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये ठोस द्रव्यों के तलों में ही उत्पन्न होती है, गैसों में कम होती है। इसका जो है ठोस और द्रव्यों में होती है। इससे पहले अनुदैर्ध्य तो तीनों पे ही चलती है, समझ में आना? क्योंकि ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य रट लीजिएगा, ध्वनि तरंगे है, और वो पार्ट किसका है? यांत्रिक तरंगों का, ठीक है। तो वो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में ही चलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अनुप्रस्थ तरंग है वो ठोस और द्रव्य दो में चलती है, गैस में नहीं चल पाती, मतलब ना के बराबर चलती है ये, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इस पे जो कंपन होती है वो लंबवत होती है, ठीक है, ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। अगर ध्वनि तरंगों में लंबवत होती है तो आवाज टूट के आती है भाई, ऐसे आवाज एग्जैक्ट में नहीं आती आपका, क्योंकि संचरण और कंपन दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं उसमें, ठीक है। और इसमें एक दिशा में ना आके कैसे आती है? लंबवत आ जाती है, ऐसे, इसे बोलते हैं लंबवत आना, ऐसे, ठीक। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य से संबंधित कुछ शब्दावली सुन लो, ठीक है। जैसे आयाम, तरंग दैर्ध्य से संबंधित कुछ शब्दावली, जैसे इसमें पहला है आयाम, मतलब तरंग दैर्ध्य से संबंधित जो कंपन हो रही है, सब चीज हो रही है, उसमें क्या कैसे होता है? आयाम समझेगा। पहली चीज आयाम क्या होता है, ठीक है। आयाम वो होता है माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापित, अपने माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापित, अधिकतम विस्थापित। बहुत आसान है, समझ में नहीं आ रहा, वही समझाने के लिए क्लास होती है। अब आप बोलते हो कि इस ध्वनि की आवाज कितनी थी, इस ध्वनि की हाईएस्ट आवाज कितनी थी, ये भी तो होगा ना। आप सभी चिल्लाए, अब सभी चिल्लाए, अब मुझे लेना है कि भैया सबसे ज्यादा आवाज चिल्लाने की किसकी थी। सपोज करो यहां तो हम जज कर लेते हैं, नॉर्मली जज करने वाला ना हो तो वो कैसे करेगा, समझ में, वो कैसे करता देखेगा। ये आपका चलती है ध्वनि, ये यहां से कंपन शुरू हुई, यहां से हुई, फिर यहां हुई, फिर यहां हुई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। अब देखिएगा इसमें कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट सपोज करो 5 आयाम वाला, ये पॉइंट कौन सा आयाम वाला है? 6 आयाम वाला। ये 2 आयाम वाला है, 3 आयाम वाला है, 4 आयाम वाला, फिर ये 2 आयाम वाला। तो इसमें सबसे ज्यादा आयाम कितना लग रहा है? 6 लग रहा है ना। तो इससे क्या नजर आया कि इस वाले पॉइंट का आयाम सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब तरंग, जो तरंग आ रही है वो किस लेवल पे, किस पॉइंट को टच करते हैं, उस हिसाब से हम ध्वनि की आयाम लगाते हैं। जैसे सपोज करो ये 6 लगा रही है, अगली टच करती है, तो अगली करके कितनी थी? 8। तो समझ में ना, ये होती है आयाम, यानी कि कंपन होती है। तो किस तरीके से जितना ये एक बिंदु चलाएंगे हम, इसमें कई बार आप देखते हो जैसे गाने लगाते हो, समझ में, गाने की कई बार क्या आती है, आजकल तो आप देखो, जैसे मोबाइल देखो, एक एंड्रॉइड फोन हमने लिया, ठीक है। एंड्रॉइड फोन में पहला बूफर इतना चलता है, फिर अगली बार में बूफर ऐसे चलता है। तो बूफर जितनी ज्यादा चलेगा उस हिसाब से ध्वनि तो बदलती है। आप आजकल के जो स्पीकर आते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, अब पहले के स्पीकर लगाओ जो लाउड स्पीकर में होते थे।
उसमें हल्की सी स्किन होती थी। बढ़ाओगे तो कंपन ऊपर ऊपर जाएगी और घटाओगे तो वो नीचे नीचे आते रहती। समझ में आना। दूसरा होता है आवर्तकाल। दूसरा होता है आवर्तकाल। इसमें आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल मतलब एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय, इसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो तरंगे होती है उसका आवर्तकाल कहलाता है। एक याद रखिएगा, कंपन में लगा समय। अब मुद्दा है कि सर एक कंपन क्या होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यहां से कंपन हुई, यहां हुई, फिर यहां हुई, फिर यहां हुई, फिर यहां हुई, यहां। ये देखिएगा, इसमें पहला कंपन कौन सा था, नीचे बता रहा हूं। पहला कंपन यहां से लेके यहां तक, फिर वाला नहीं जोड़ते, फिर पहला ये वाला कंपन जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस वाले कंपन में लगा जो समय होता है वो इसका क्या होता है, आवर्तकाल होता है। समझ रहा, तो इसे बोलते हैं आवर्तकाल। अब है आवर्ती। अब है आवर्ती। आवर्ती, ठीक है, अलग अलग चीजें है, याद रखिएगा। आवर्ती, आवर्ती क्या होती है देखिएगा, एक सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी थी। एक सेकंड में कंपनों की संख्या। आवर्ती का मतलब होता है कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी थी। आवर्ती का मतलब होता है एक सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी थी। जैसे जो मैं आपको अब देखिएगा बहुत आसानी से समझाता हूं। यहां पे हर्ट्ज से नापते हैं इसको। ठीक है, जैसे 440 वोल्ट का आपको झटका लगा, कभी लगना नहीं चाहिए है? कोशिश करिएगा कि 440 का वोल्ट कभी ना लगे, लेकिन लाइफ में तो लगते ही। जैसे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और सफलता ना मिली तो 440 का ही वोल्ट तो झटका लगता है ना। तो उस झटके से बचने के लिए सामाजिक जीवन का झटका 440 वोल्ट वाला बहुत भयंकर होता है, बिजली से भी। ठीक है, 440 वोल्ट का झटका। एक था 11,000 वोल्ट का झटका। अब 4000 वोल्ट झटके ने क्या किया, एक सेकंड में कितनी कंपन करवा दी, 5। ठीक है, एक सेकंड में 5 करवा दी। इसको 4000 ऐसे कर लो, 4400 कर लो। इसने एक सेकंड में 10 करवाई, 10 कंपन करवाई। तो 4400 कितने करवाएगा, 100 कंपन करवाएगा है। अब देखिएगा, एक सेकंड में 440 वोल्ट झटके में 10 कंपन हुई और 44,000 वोल्ट में एक ही सेकंड में 100 कंपन हुई। तो इस कंपन के हिसाब से उस जो करंट का अनुभव होता है उसको निकाला जाता है कि करंट कितना भयानक होगा। जितनी ज्यादा कंपन आएगी उतना ज्यादा करंट जो होगा भयानक होगा। यानी कि यहाँ पे एक सेकंड में आपके शरीर को 100 बार कंपन करवा दे रहा है और वो एक सेकंड में आपके शरीर को कितनी बार कंपन करवा रहा है, 10 बार कंपन करवा रहा है। आई बात समझ में? तो ये है, तो इसे बोलते क्या बताएगा, आवर्ती। ठीक है, इसको हमेशा हर्ट्ज पे नापते हैं और हर्ट्ज का ऐसे आएगा आपको फिजिक्स में, एच चेक करके। ठीक है, हर्ट्ज। तो याद रखिएगा। इसके बाद आपका तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, एक याद रखिएगा, मतलब चली गई दूरी जो होती है। ठीक है, एक आवर्तकाल में चली गई जो दूरी होती है उसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ध्वनि द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी क्या कहलाती है बताइएगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, याद रखिएगा। तो आवर्ती क्या कहलाती है, एक सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी है उसे आवर्ती बोलते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हो, एक कंपन में लगा समय। एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल हो गया। और आवर्ती क्या हो गई, एक सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी है। और तरंग दैर्घ्य कितना है, एक आवर्तकाल में तय की गई जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो क्या टफ है ना? तो याद रखिएगा, आवर्तकाल एक कंपन में लगा समय, आवर्ती एक सेकंड में कितनी कंपन हुई और तरंग दैर्घ्य एक आवर्तकाल में दूरी कितनी तय की है भाई। ये होता है ध्वनि को मापने की सारी चीजें। यही बस समझ में, साउंड को यानी किसी भी तरंग को मापने की।
इसी हिसाब से आपका निकल के आएगा जो आप भूकंप को मापने का यंत्र क्या होता है, सिस्मोग्राफ। समझना ना, भूकंप को मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, यहीं से निकल के आएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वो यहीं से गैस किया जाता है, याद रखिएगा। तो इतना आपको समझ में आया है तरंग है। अब चलते हैं हम साउंड पे, मुख्यतः ध्वनि पे, जहां से क्वेश्चन पूछेगा। साउंड क्या होता है भाई, साउंड बताइएगा। साउंड क्या होता है? देखो, इसकी सिंपल सी फिजिक्स में जो डेफिनेशन है वो है, ध्वनि विक्षोभ श्रोता के कानों में पहुंचती है। ध्वनि विक्षोभ श्रोता के कानों तक पहुंचती है। अगर बाई सपोज ध्वनि ना हो तो कैसा होगा बताओ? जिसके कान में पर्दे पर स्पंदन होता है, जिससे कान के पर्दों पर, कान के पर्दों पर स्पंदन होता है, और उसके बाद हमें सुनाई देता है, उसे बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, तो साउंड की डेफिनेशन ये कि भैया ध्वनि विक्षोभ श्रोता के कानों तक पहुंचती है, जिससे कानों के पर्दों पर जो है स्पंदन होता है, तो उससे क्या आती है? वॉइस आती है, साउंड आता है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग बहरे होते हैं। व्हाट इज द रीजन? डेफिनेटली क्या होगा, ध्वनि के विक्षोभ श्रोता के कानों तक पहुंचती है, लेकिन उसके कान के जो पर्दे हैं उसमें स्पंदन नहीं होता, तब बहरे हो जाते होंगे, है ना। तो याद रखिएगा, इसे बोलते ध्वनि। अब देखिएगा ध्वनि के कुछ फैक्ट निकालते हैं, ध्वनि से जो फैक्ट पूछते हैं। पहला, ध्वनि का दाब में कोई असर नहीं होता, असर नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा फिजिक्स में, ठीक है। ध्वनि का दाब में कोई भी फर्क नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा ध्वनि का ताप पर प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे 0.61 मीटर सेकंड जो है ध्वनि की जो है क्या बढ़ जाती है? स्पीड बढ़ जाती है 1 डिग्री ताप बढ़ने पर। अब यहां पे क्या समझ में आया? गर्मियों में ध्वनि जो है उसकी आवाज ज्यादा होगी और सर्दियों में उसकी आवाज कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई ताप बढ़ने से जो है ध्वनि का भी क्या हो रहा है? गति बढ़ रही है। ताप और दाब अलग। कई बार आप जो है ताप और दाब को क्या समझ लेते हो? एक ही समझ लेते हो। दाब होता है प्रेशर, दबाव। ताप होता है टेम्परेचर, तापमान। आई बात समझ में? दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दबाव यानी कि प्रेशर पे जो होता है, दाब पे जो होता है, याद रखिएगा ध्वनि का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर यानी कि तापमान में उसका असर होता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे जो ध्वनि है, याद रखिएगा, वो कितने तीव्रता बढ़ जाती है? 0.61 मीटर सेकंड। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन कई बार पूछ देता आपसे, सीसेट से या किसी अन्य चीज पे कैसे क्वेश्चन पूछता, देखिएगा, ठीक है। सोमवार को तापमान 40 डिग्री था और ध्वनि की जो तीव्रता थी, जो भी थी, वो 40 मीटर सेकंड थी। अब पूछेगा कि शुक्रवार को तापमान में अचानक वृद्धि हुई और तापमान चला गया 50 डिग्री, तो अब बताइएगा कि ध्वनि की जो तीव्रता है, स्पीड है, कितनी रह गई? 10 बढ़ी ना, तो 0.61 है, तो 0.61 है, 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 6.1 हो जाएगा, होगा ना। उसको 10 से गुणा करोगे, 1 दशमलव हटा दो, वही तो होगा 6.1।
तो पहले 40 था, 40 में 6.1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 46.1 हो जाएगा। अब ये कब आएगा, जब आपको ये इसकी क्या होगी, ये चीजें याद होगी। अब आपको इक्वेशन याद नहीं है या कंसेप्ट याद नहीं है तो आप बना ही नहीं सकते, आप बोलोगे टफ आ गया भैया, है ना, तो फिर बोलोगे हमारे बस का है नहीं पेपर निकालना। तो यही चीज होती है, याद रखिएगा। पढ़ते हो तो चीजों को समझना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो समझ में आया ना दाब पे प्रभाव कैसे पड़ता है, 0.61 का जो है प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि पहले कि स्टार्टिंग में अभी बायोलॉजी के भी कुछ लेसन आएंगे आपके, ठीक है। अब ध्वनि की चाल देखते हैं, ठोस द्रव्य गैस। ठोस द्रव्य नहीं पूछता है, गैस पूछता है, ठीक है। 332 मीटर पर सेकंड गैस पे जो होती है ध्वनि की सबसे कम चाल होती है, मैंने आपको बताया था। तो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर, वो समझिएगा। गैस है तो गैसों से क्या बनेगी भाई, वायुमंडल बनेगा कि नहीं बनेगा गैसों से। तो क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। भाई उसने आप चालाकी से पूछ दिया, गैस नहीं पूछा, यहाँ पे वायुमंडल पूछा, तो डेफिनेटली वायुमंडल में भी तो 332 ही होगी। क्योंकि वायुमंडल भी तो गैस ही है। आया समझ में, कुछ भी कैसे भी घुमा के पूछ दे, या गैस पूछे या क्वेश्चन गैस तो नहीं आता इससे, वायुमंडल में ध्वनि की चाल पूछता है। तो वायुमंडल भी तो गैसों का ही एक क्या है बताइएगा, समाहित दे रहा है। तो वायुमंडल कहे चाहे गैस कहे, उसमें कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड चाल होती है। आया समझ में, है ना। इसके अलावा ध्वनि की चाल मैंने आपको बताया माध्यम पे निर्भर करती है, जबकि प्रकाश की चाल माध्यम पे निर्भर नहीं करती। वही बात समझ में, ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं पीडीएफ शाम को सेंड कर दूंगा, ग्रुप में लिख लीजिएगा दोनों ही पीडीएफ, ठीक है। दोनों ही पीडीएफ कर दूंगा सेंड। अब मैंने लिखा जैसे भी है, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना, पर कर लेना इस चीज में। पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन ना लीजिए चीजों। और दोनों में से मतलब मोस्ट ऑफ जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, नहीं भी पूछेगा कोई नहीं। कल से जो मंडे वाली क्लास होगी ना आपकी, मंडे से 20-20 क्वेश्चन या 10-10, 15-15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लिखा ही जाऊंगा, वो आपके लिखाने वाले हो गए। और सैटरडे संडे जो भी है कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा ना कि यार कि साइंस इजी है पढ़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोच रहे थे। एक बार पढ़ लो, रिवीजन कर लेना इन चीजों को, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ज्यादा टफ है। अब देखिएगा ध्वनि की जो चाल होती है वो बताते हैं कि गहरे पानी में उथले पानी की अपेक्षा, ठीक है, गहरे पानी में उथले पानी की अपेक्षा ज्यादा होती है। यानी कि गहरे पानी में क्या होती है, ज्यादा होती है, और उथले पानी में क्या होती है, कम होती है। उथला पानी मतलब कम पानी, जहां पे गहराई ज्यादा हो। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। समुद्र की गहराई पहले 100 मीटर थी, अब 50 मीटर रह गई है। बताइएगा कि ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ा, कम हो गई ना। पहले 100 मीटर थी, अब 50 है तो कम हो गई। अब वो अगर क्वेश्चन कर दे कि पहले 50 थी अब 100 हो गई, कि ध्वनि की चाल पे परिवर्तन बताओ। प्रकाश की चाल पे कुछ नहीं होगा, समझ में आना, प्रकाश की चाल पे कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखेगा ध्वनि की चाल पे क्या होगा, असर होगा। 50 से 100 होने पे ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे भी इक्वेशन पूछे जाते हैं बड़े पेपर में। ग्रुप सी में तो आज तक ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, वैसे भी सिलेबस में रखा नहीं है, फिर भी मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपको आसानी क्वेश्चन याद करने हैं, मैं जितने दिन हो बचेंगे आपके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा दूंगा, उसकी टेंशन ना ले आप, ठीक है। तो ये हो गया, गहरे से उतले पानी में ये होता है। अब देखिएगा जितनी ज्यादा ध्वनि तरंगों के प्रकार अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगों के 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है, याद रखिएगा, अपसरव, श्रव्य तरंगे। दूसरा होता है श्रव्य,
तीसरा होता है पराश्रव्य। तो आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि के कितने प्रकार हैं, 3 ही हैं। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे या पराश्रव्य। श्रव्य को बोलते हैं सोनिक, सोनिक बोला जाता है, तो इसलिए इंफ्रासोनिक बोला जाता है किसको, इसको इंफ्रासोनिक, इसको बोला जाता है सोनिक, ठीक है। और इसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, किसको, पराश्रव्य को। इस समझेगा, बहुत काम की चीज है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा तीनों को कैसे लिखा जाता है। जहां पे याद रखिएगा ध्वनि की मात्रा 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो, तो उसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम की कंपन हो तो उसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, ठीक है। जहां पे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो उसे बोलते हैं क्या, बताएगा, श्रव्य तरंग, ठीक है। श्रव्य तरंगे इसे बोला जाता है। पराश्रव्य तरंगे कौन सी है, जो 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की तरंगे हो उन्हें क्या बोलते हैं, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब यहां से देखिएगा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अपश्रव्य तरंगे कौन सी होते हैं, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम वाली, 20 हर्ट्ज से अधिक। यहां पे याद रखिएगा हमारे सुनने के लिए, ठीक है, मनुष्य द्वारा जो सुनी जाती है, मनुष्य द्वारा जो सुनी जाती है वो कौन सी तरंगे है, बताइएगा, श्रव्य तरंगे यानी कि सोनिक तरंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली तरंगे कौन सी है, तो सोनिक तरंगे या श्रव्य तरंगे, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा याद रखिएगा, अब 2 चीजें ये भी तो है, याद रखिएगा, एक चीज और है, ठीक है, यहां पे चलो आगे बताऊंगा। अब देखिएगा, अब इस पे कौन कौन सी आती है, अपश्रव्य तरंगे, यानी कि इंफ्रासोनिक को तो हम सुन ही नहीं पा रहे भाई, समझ में आया ना। इंफ्रासोनिक जो तरंगे हैं उन्हें हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, याद रखिएगा, उनको हम बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम है, और मनुष्य को सुनने के लिए 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से ज्यादा की जो है आवाज चाहिए, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से कम की चाहिए, बीच की जो भी हो हम सुन लेंगे। इसमें देखिएगा जो भूकंप से निकलने वाली तरंगे हैं, ज्वालामुखी, भूसंकलन, अब एग्जाम्पल बन गए ना, क्वेश्चन पूछने वाले ऐसे ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा उल्का पिंड, कई बार आप देखते हो कि वो दूर में तारा टूट रहा है, कुछ मांग लो, सुनते हो, वो यही है उल्का पिंड का टूटना। आवाज आती है, सुनाई नहीं देता है, समझ में ना। अब देखिएगा इन 20,000 हर्ट्ज को, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, भूसंकलन आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है, वेव्स आ रही है, मतलब हम तो सुन नहीं पा रहे, इसको बड़े उससे समझेगा। जब वेव्स आती है तो सबसे पहले आपने देखे होंगे कि जब भी भूकंप आता है उसकी भूकंप की जो वेव्स होती है स्टार्टिंग वाली, वो 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की होती है। तो जब भी भूकंप आने वाला होता है हमें नहीं सुनाई देता, वो किसको सुनाई देता है, सबसे पहले जो जानवर होते हैं बिल वाले। जब भी भूकंप आने वाला होगा तो सबसे पहले बिल वाले जो जानवर है सबसे पहले निकालती है, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं और गाय अपनी ही जगह पे रेंगती शुरू हो जाती है, समझ में आना। तो कई बार आपने देखा होगा कि गाय अपनी जगह पे बहुत बार रेंग रही है, तो नशा थोड़ी हुआ होगा गाय को, या कच्चा भांग खिला दिया आपने, भांग के पौधे, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो गाय जब रेंग रही है लगातार, तो इसका मतलब ये भी है कि उसने 20,000 हर्ट्ज से जो कम की तरंगे हैं उनको महसूस कर लिया है, तो इंडिकेट कर लिया कि भाई ये तो भूकंप या ज्वालामुखी, भूसंकलन, या क्या हो सकता है बताइएगा, आपका उल्का पिंडों का कुछ ऐसा हो सकता है। खासकर भूकंप ये कहते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बिल वाले जानवर सबसे पहले निकल जाते हैं, सेफ्टी हर किसी को चाहिए भाई, ठीक है, तो सबसे पहले निकल जाते, तो उन्हें ये आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ वो कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गाय भी पाल लो, कुत्ते भी पाल लो, बिल वाले जानवर भी पाल लो, यार भूकंप के झटके तो आ ही रहे हैं, ये हमें सेव करवा देंगे कल परसों, है ना, तो ऐसा मत कर लेना, आज ही खरीदने मत चले जाना। अब देखिएगा श्रव्य तरंगे, सोनिक तरंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा कि मनुष्य द्वारा जो होता है सुनी जाती है। पराश्रव्य तरंगे ये होती है अल्ट्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जैसे
20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जैसे चमगादड़ आपने सुना होगा, चमगादड़ सुना है, दिन में कुछ भी कर लो मूवमेंट करता है, नहीं करता, बहुत कम, मतलब आंखें, उल्लू की आंखें नहीं होती, उल्लू बहुत जल्दी सुन लेता है, लेकिन चमगादड़ आपने देखा होगा बहुत देर में रिएक्शन देता है कि नहीं देता है। इस चीज को चेक करना, चमगादड़ बहुत देर में रिएक्शन देता है। रीजन होता है कि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की क्या सुनता बताएगा, आवाज सुन पाता है। समझ में आना। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, जो 20,000 हर्ट्ज से अल्ट्रासोनिक होती है, इसमें चमगादड़ हो गए, डॉल्फिन, एक डॉल्फिन होती है वो भी सुनती है, ठीक है, डॉल्फिन। हालांकि कुत्ता एक ऐसा है जो 50 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है, और सबसे ज्यादा जो जानवर सुन सकता है वो चमगादड़, वो 1,00,000 तक की हर्ट्ज की आवाज को महसूस कर सकता, सुन सकता है, और कुत्ता 50,000 जो हमारे आसपास में है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिएगा इसमें से जो प्रासरप्य होती है अल्ट्रासोनिक होती है, इंफ्रासोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक। इनका यूज क्या होता है, समुद्र में डूबी हुई पनडुब्बियां, ठीक है, समुद्र में डूबी हुई पनडुब्बियों को मतलब खोजने में इनका प्रयोग होता है। कैसे, अब आप बोलोगे कैसे कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक का यूज होता है, याद रखिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं, समुद्र में डूबी हुई पनडुब्बियों को खोजने में। क्वेश्चन ये भी आता है, देखिएगा हर क्वेश्चन आता है कि समुद्र में डूबी हुई पनडुब्बियों की खोज करने के निम्नलिखित में से किस तरंग का यूज किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक इंग्लिश में दिया होगा, अगर नहीं दिया है हिंदी में दिया है तो प्रासरप्य तरंगों का यूज किया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है, इसको यूज किया जाता है वहां पे किसी को संकेत भेजने में, संकेत भेजने में इनका किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा हॉस्पिटल मेडिकल सिस्टम में कुछ सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनिग्राफी, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मत लीजिएगा, पहले बता रहा हूं, अल्ट्रासाउंड मत लीजिएगा, यहां पे है अल्ट्रासोनिग्राफी और दूसरा सोनोग्राफी। ये सारे एग्जांपल पूछे गए हैं, यही है फिजिक्स के जो क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे ना, फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से डॉल्फिन जो है कितने हर्ट्ज की आवाज सुन सकती है, तो प्लस 20,000 डॉल्फिन, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है कि समुद्र में डूबे हुई पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किस तरीके की तरंग या वेव्स का प्रयोग होता है, तो अल्ट्रासोनिक। यही बात समझ में। अगला क्वेश्चन आएगा कि हॉस्पिटल या मेडिकल सिस्टम में सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनिग्राफी का जो प्रयोग होता है वो किस तरंगों के माध्यम से होता है, तो अल्ट्रासोनिक। इनका सिर्फ देखिएगा सोनिक तरंगों का नहीं होगा, एक चीज तो याद रखिएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा सोनिक तरंगों का, कि जो श्रव्य तरंगे हैं कि भाई मनुष्य द्वारा सुने जाने वाली तरंगे कौन सी है, श्रव्य तरंगे, सोनिक तरंगे। हर्ट्ज पूछे, अगर मैथमेटिक्स में पूछे तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा या तो इंफ्रासोनिक से बनेगा या आपका किससे बनेगा बताइएगा, अल्ट्रासोनिक से बनेगा, क्योंकि इंफ्रासोनिक में भी है कि भूकंप की जो तरंगे आती है वो तरंगे किस में रखते हो, तो किस में रखते हो, अपसरप्य या इंफ्रासोनिक में, और उसकी तरंगों की हर्ट्ज की जो होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम की होती है। समझ में आ रही चीजें है ना। तो साउंड सिस्टम लगभग समझ में आया आपको। यहां से एक क्वेश्चन आता है, याद रखेगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसको मैं इस बार यूट्यूब में भी डालूंगा, आप देखना उसके बाद, ठीक है। हालांकि ये वीडियो आ जाएगी, मतलब साइंस की तो आ ही जाएगी जो भी वीडियो है, ठीक है, पर वो वाली नहीं दूंगा, और क्लास वाली साइंस की कुछ कुछ जरूर भेज दूंगा। आप देखिएगा, ठीक है, भूसंकलन पूछेगा, ज्वालामुखी पूछेगा, उल्कापिंड पूछेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद फाइनली हम टच करते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव आपने सुना होगा, डॉपलर इफेक्ट, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा। हाँ, और दूसरा ध्वनि जो है डेसिबल में मापी जाती है। आप हर्ट्ज में कह रहा हूं ना, आप कहीं हर्ट्ज ना कर दो, नहीं, ध्वनि की जो माप होती है वो किस पे होती है, डेसिबल पे होती है। अब देखिएगा ध्वनि प्रदूषण भी है। अभी चलो पहले हम डॉपलर प्रभाव के बाद पढ़ते हैं उसको। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव जो है दोनों पे बोले हैं, ध्वनि तरंगों पे भी बोले हैं और प्रकाश तरंगों पे भी बोले हैं। एक प्रकार से आप समझ लो कि डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट इज ए फीलिंग,
फीलिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। और उस व्यक्ति ने, डॉपलर प्रभाव ने क्या कर रखा है, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों पे ही अपने कमेंट्स और व्यू रखे। वो क्या कहते हैं, देखिएगा डॉपलर प्रभाव क्या कहता है, ध्वनि तरंगों को कैसे डिफाइन करता है। ये कहता है आप एक घड़े को रख दो नल के सामने, ठीक है, या एक बड़े से किसी को रख दो, एक घड़े को रख दो या किसी बाल्टी को रख दो, कभी भी नल में पानी तो भरा ही होगा आपने। अब आप ऐसे दूर चले गए, पलट गए, लेकिन वॉइस आ रही है उसकी नल की और उस जो है बाल्टी की वॉइस आ रही है। अब वॉइस से ही पता लगाते हो कि नहीं पानी भरने वाला है, वॉइस से ही पता लगता है ना कि क्या है, पानी भरने वाला है। तो वो जो फीलिंग्स और जो वॉइस होती है उसको ध्वनि तरंगों के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। समझ आना, उसको क्या बोला जाता है, डॉपलर इफेक्ट। अब दूसरा, प्रकाश में कैसे होगा, मैं कर रहा हूं, आप आंखें बंद कर लो, लाइट खुली, आंखें बंद कर लो, महसूस तो हो ही रहा ना प्रकाश है कि नहीं है, आंखें बंद कर लो फिर भी महसूस होगा कि प्रकाश है कि नहीं है। तो उसने डॉपलर प्रभाव ने किस में रखा है, प्रकाश पे। तो मैंने कहा ना फीलिंग्स भी है और वो उनने बताया, तो इन दोनों इस तरीके को बोलते क्या बताएगा, डॉपलर प्रभाव। समझ गया ना। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि पे भी है और प्रकाश पे भी है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से डॉपलर प्रभाव से कौन प्रभावित है, ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। आई बात समझ में है ना। इसके बाद देखिएगा प्रदूषण की बात आती है, तो प्रदूषण पे तो हर कोई बोलता है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है वायु प्रदूषण, एक होता है क्या होता है जल प्रदूषण, एक क्या होता है, आजकल तो बहुत सारे प्रदूषण बन गए हैं, ये आपने पहले पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत। अब इसमें देख रहे हो आप ध्वनि प्रदूषण है कि नहीं, मुद्दा तो है। अब कैसे डिफाइन करोगे कि ध्वनि प्रदूषण है कि नहीं, चीजें तो है ही ना। सर आप कैसे बता दोगे कि चलो वायु प्रदूषण का मैं कह सकता हूं, क्योंकि भाई स्वास्थ्य ज्यादा खराब होगा तो डेफिनेटली जो हमारा वायुमंडल है उसमें किसी गैस का प्रभाव, समझ में आना। तो जैसे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण तो दिखता भी है, जैसे केमिकल जल में बह रहे हैं तो जल प्रदूषण हो गया। लेकिन व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ, मतलब सेट ऑफ रूल क्या है, पैरामीटर्स क्या है ध्वनि प्रदूषण को निकालने के लिए। तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये जो है इसने 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज जो है वो शोर कह रखी है और उसको मनुष्य के लिए हानि कह रखी है, और मनुष्य जो है 45 डेसिबल तक की आवाज उसके लिए सही है, उससे ज्यादा की आवाज जो है प्रदूषण है। अब जैसे आप डबल साइलेंसर लगाते हो बुलेट में, तो उसका डेसिबल कितना होगा, 100-150 के आसपास में होगा, तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण। नीदरलैंड में होते ना तो साल भर के लिए तुम्हारी बुलेट जब्त कर दी जाती, हाथ धो जाते बुलेट से, समझ में। और यहाँ तो उल्टा, उसके बाद क्या फोड़ते हैं, उस बुलेट में साइलेंसर लगाया होगा, अलग से बम भी फोड़ेंगे, है ना। तो वो सारा 150 डेसिबल में है, मतलब 80 डेसिबल से ऊपर आप कोई भी प्रदूषण कर रहे हो तो किस में आएगा बताएगा, ध्वनि प्रदूषण में आएगा। तो याद रखिएगा, आप पता चल रहा है यहाँ से ट्रेन में ले गए विदेश वीजा में कहीं पे बुलेट, और आपने लोहाघाट UK-03 करी और वहां पे 100 डेसिबल से ऊपर है। भाई अलग अलग कानून है हर देश में, हमारा कानून इतना नहीं कहता इस पे। तो याद रखिएगा, नीदरलैंड में जाओगे ना, नीदरलैंड में अभी हाल ही में एक में आर्टिकल्स पढ़ रहा था, बहुत समय बाद, मतलब बहुत समय बाद वहां बुलेट चली, वहां पे लोग बाग ये चलता ही नहीं है, वो सिर्फ साइकिल में चलते हैं, बहुत कम सी आवाज पे चलते हैं, तो समझ रहे हो। तो ये चीज है, तो ये याद रखिएगा। तो इस हिसाब से WHO ने जो है आपका क्या निकाला है, ध्वनि प्रदूषण के जो है पैरामीटर्स निकाले हैं। समझ में आया ना कैसे निकाले हैं पैरामीटर्स, तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो
इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, दोनों के पीडीएफ लिख लोगे, है ना। बाकी क्या करने की जरूरत है, खाली टाइम भी बर्बाद होगा हमारा, पीडीएफ दे दूंगा, तब तक घर में आप उत्तराखंड हिंदी करो, है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट लेसन है फिजिक्स के वो मैं आपको करवा दूंगा, उस पर आपको कोई भी घबराने की जरूरत है नहीं, है ना। बाकी केमिस्ट्री के बहुत कम आते हैं, जो केमिस्ट्री का आएगा वो मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद बायोलॉजी तो मैं पढ़ाई दूंगा आपको, ठीक है। तो याद रखिए। आप नहीं हो ग्रुप में, चलो अभी कर देते हैं।